राइट विंग के इशारे पे ये लिखा गया है, क्योंकि राइट विंग ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर राइट विंग की फोर्सेस रही हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति चलती हैं, वो पोलराइजेशन की राजनीति चलती हैं। तो ये जो लिखने का सिलसिला है वो पोलराइजेशन की राजनीति है, चाहे वो एमसीडी चुनाव की बात हो, चाहे गुजरात चुनाव की बात हो, चाहे हिमाचल चुनाव की बात हो, चाहे आने वाले 2024 चुनाव की बात हो। जेएनयू को बंद कर ही देना चाहिए, क्योंकि जेएनयू इनको तो सबक सिखाता है ना। इनके अंदर के जो षड्यंत्रवादी आइडिया जो उसी को जेएनयू ही बता पाता है, दूसरी यूनिवर्सिटी तो बता नहीं पाती। इसलिए राइट विंग के लोगों को लगता है कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टीचर्स, छात्र और कर्मचारी एक साथ खड़े होकर के जातिवाद को मुकाबला करते हैं, कम्युनलवाद को मुकाबला करते हैं, सांप्रदायिकता की बातों को मुकाबला करते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से था, जब मैं जेएनयू में छात्र था। ब्राह्मण समुदाय जातिवाद के लिए जिम्मेदार है, तो क्या ब्राह्मण समुदाय एक बार भी नहीं कह सकता कि हमें माफ़ कर दिया, हमने गलती की है अतीत में, तो हमें माफ़ कर दिया जाए? ये एक बार भी ब्राह्मण समुदाय का कोई इंटेलेक्चुअल तबका ये बात खुल कर आकर नहीं कहा कि जातिवाद के लिए हमें माफ़ कर दिया जाए। इतिहास देखेंगे तो इतिहास में पाएंगे हम कि जातिवाद का जनक विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय को माना गया। नमस्कार, जय भीम सभी साथियों को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सर, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पीएचडी करी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है, वह देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान को हमेशा में कुछ संगठनों के द्वारा टारगेट किया जाता है। अभी जैसे कि वहाँ पे एक घटना आई है कि दीवालों पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे दीवालों पर लिखे गए हैं। इससे जो टीवी चैनल के लोग हैं और बाकी लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये घटना जो है वामपंथियों का है, कहीं कहीं जय भीम का भी नारा लिखा गया है, तो अम्बेडकरवादियों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कि आपने अपने मंच पर हमें जगह दिया। ये जो नारा लिखा गया, सबसे पहले तो ये पूछा जाना चाहिए उन्हीं जो ब्राह्मण हैं या जो बनिया के लोग हैं, उन्हीं से पूछा जाना कि भैया आपके खिलाफ ही क्यों लिखा गया है ना। अगर ब्राह्मण को के खिलाफ़ लिखा गया है, इनके खिलाफ़ लिखा गया है, ये आरोप इस बात पर जाइए ही नहीं कि किसने लिखा, कि वामपंथियों ने लिखा या भीमवादियों ने लिखा या एबीवीपी के लोगों ने लिखा। इस पे जानने की ज़रूरत नहीं, उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि आपके ही खिलाफ़ क्यों लिखा गया है। इस दूसरों के खिलाफ़ क्यों नहीं लिखा जा रहा, यादवों के खिलाफ़ क्यों नहीं लिखा जा रहा, मुसलमानों के खिलाफ़ क्यों नहीं लिखा गया, चमारों के खिलाफ़ क्यों नहीं लिखा गया, आपके खिलाफ़ क्यों लिखा गया? इसका अगर इतिहास देखेंगे तो इतिहास में ये पाएंगे हम कि जातिवाद का जनक विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय को माना गया है। यदि ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो रेसिज्म का जनक जो है वो वाइट सुपरमेसी को माना गया है। हम वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, वाइट सुपरमेसी पूरी दुनिया ने नकार दिया है। और जहाँ तक रॉयल फैमिलीज़ की बात है पूरे वर्ल्ड में, खासकर ब्रिटेन में, उन्होंने भी अपने वाइट सुपरमेसी के लिए माफ़ी मांगा है। तो यदि ब्राह्मण समुदाय जातिवाद के लिए जिम्मेदार है, तो क्या ब्राह्मण समुदाय एक बार भी नहीं कह सकता कि हमें माफ़ कर दिया, हमने गलती की है अतीत में, तो हमें माफ़ कर दिया जाए? एक बार भी ब्राह्मण समुदाय का कोई इंटेलेक्चुअल तबका ये बात खुल कर आकर नहीं कहा कि जातिवाद के लिए हमें माफ़ कर दिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी कई पुस्तकों के हवाले से ये कहा है कि इस देश में सबसे करप्ट जो है वो इंटेलेक्चुअल्स हैं और यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स कभी ईमानदार नहीं रहे। इतिहास के आईने में देखेंगे तो इतिहास का जो इंटेलेक्चुअल तबका का किरदार है वो ब्राह्मण समुदाय अपनाता है। इसका मतलब ब्राह्मण समुदाय ने जो जातिवाद का है या अंधविश्वास का ज़्यादातर उन्हीं के खाते में जाता है, तो उनको ये मानना चाहिए। मेरा सवाल इससे अब दूसरा सवाल यही लगता है कि भीमवादियों ने लिखा कि इन्होंने लिखा। अगर ठीक है, लिखना ठीक नहीं है, लेकिन अगर लिखा है तो सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसे जातिवाद मानने वालों को मैं मानता हूँ कि उसको देश तो छोड़ ही देना चाहिए। संवैधानिक रूप से ये गलत है कि जो जातिवाद मानता है वो संवैधानिक। बाबा साहब अम्बेडकर आज बाबा साहब का दिन है। बाबा साहब ने कई बार कहा था कि संवैधानिक नैतिकता होना चाहिए। तो संवैधानिक नैतिकता की सबसे बड़ी कमी ये दर्शावा दिखाता है कि इस देश में ब्राह्मण समुदाय जो इस जातिवाद को पहले भी बनाए रखना चाहता था, आज संविधान को तोड़ मरोड़ करके भी जातिवाद को बनाए रखना चाहता है। इसलिए ये कहानी में गुरेज नहीं है कि जो जातिवाद मानेगा वो देश छोड़ेगा। सर, ये जो घटना हुई है, 2 दिन पहले एमसीडी का चुनाव होना था और चुनाव के जस्ट 2 दिन पहले ये घटना घटित होती है। और जेएनयू में लेफ्ट विंग वाले राइट पर आरोप लगा रहे हैं और राइट विंग वाले लेफ्ट पर आरोप लगा रहे हैं। और जेएनयू का जो प्रशासन है, अभी तक छानबीन भी नहीं हो पाई है कि ये घटना
इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये घटना क्यों घटित हुई। लेकिन इससे जो सोशल मीडिया पर लोग लिखने का काम कर रहे हैं कि ये घटना चुनाव से पहले, एमसीडी चुनाव से पहले होने के पीछे कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा होगा, इस परिप्रेक्ष्य से देखने का ये आप कई सवाल हैं आप इसमें। एक तो इसको लिखा किसने और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा और इसका चुनाव में क्या फ़ायदा होगा, 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले हम अभी चुनाव को दरकिनार कर दें तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल नज़र आता है, और ये लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इस देश में जातिवाद के जनक ये हैं, इन पे आरोप लगना तय है। और जब दलित समाज के इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे रहेंगे, इस समुदाय पे हमेशा ये आरोप लगेगा। और नहीं तो ये समुदाय ईमानदारी से आकर जातिवाद को क्रिएट किया है तो जातिवाद को दूर करे। दूसरा, जो चुनाव की बात है तो ये ज़्यादातर संभावना ये बनती है कि राइट विंग के इशारे पे ये लिखा गया है, क्योंकि राइट विंग न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर राइट विंग की फोर्सेस रही हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति चलती हैं, वो पोलराइजेशन की राजनीति चलती हैं। तो ये जो लिखने का सिलसिला है वो पोलराइजेशन की राजनीति है, चाहे वो एमसीडी चुनाव की बात हो, चाहे गुजरात चुनाव की बात हो, चाहे हिमाचल चुनाव की बात हो, चाहे आने वाले 2024 चुनाव की बात हो, या किसी इस तरह की जो भी घटनाएं घट रही हों वो चुनाव को देख करके भी लिखे जाती हैं। तो ये राइट विंग पे ज़्यादा संभावना बनता है कि वो लिखे, क्योंकि उनको इस तरह के ध्रुवीकरण करना है। हिंदूवादी संगठन की एक साध्वी हैं, खुद के नाम के आगे डॉक्टर भी लगाती हैं, डॉक्टर साध्वी प्राची, वो ट्विटर पर लिखती हैं कि जेएनयू जैसे संस्थान को बंद कर देना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेएनयू को टारगेट करके कहते हैं कि जेएनयू जैसे संस्थान को बंद कर देना चाहिए। और साध्वी प्राची ने अभी कल या परसों लिखा था ट्विटर पर कि जेएनयू को उत्तर प्रदेश ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हस्तांतरित कर दिया जाए, फिर वहाँ के लोगों को हम दुरुस्त कर देंगे। ठीक बात है, जेएनयू को बंद कर ही देना चाहिए, क्योंकि जेएनयू इनको तो सबक सिखाता है ना। इनके अंदर के जो षड्यंत्रवादी आइडियाज उसी को जेएनयू ही बता पाता है, दूसरी यूनिवर्सिटी तो बता नहीं पाती। इसलिए राइट विंग के लोगों को लगता है कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टीचर्स, छात्र और कर्मचारी एक साथ खड़े होकर के जातिवाद को मुकाबला करते हैं, कम्युनलवाद को मुकाबला करते हैं, सांप्रदायिकता की बातों को मुकाबला करते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से था, जब मैं जेएनयू में छात्र था। तो इसलिए लगता है कि यही एक यूनिवर्सिटी जो एक्सपोज करते, इसलिए बंद कर देना चाहिए इनके हिसाब से। अच्छी बात है, इनकी सरकार है, ये कुछ भी करें, ये कुछ करते भी रहें। अब दूसरे सवाल है कि यूपी में वो कह रहे हैं, तो यूपी तो जो हिंदू मत का प्रयोगशाला है ही है कि यूपी में लाकर इलाहाबाद में बसा दें। यहाँ विश्व हिंदू परिषद है, यहाँ पे संगम है, यहाँ पे सारी नगरी है, सब कुछ कर दें। यहाँ पे खुलेआम जातिवाद का नंगा नाच होता है। योगी सरकार तो ठाकुरों को बढ़ावा दे ही रही है, ब्राह्मणवाद को भी बढ़ावा दे रही है, हिंदूवाद को बढ़ावा दे, इसलिए वो कह रही हैं क्या नहीं जेएनयू का मुकाबला कर पा रही हैं। करती मुकाबला पढ़ाई से मुकाबला होता है, ज्ञान से मुकाबला होता है, आपके अंधविश्वास और लठैत से थोड़ा मुकाबला होता है। चूँकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक ये ताकतें कभी डेमोक्रेटिक रही नहीं, तो डेमोक्रेटिक से मुकाबला करना क्या जाने, इसलिए जेएनयू को बंद करने की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसी यूनिवर्सिटी हर जगह पर होती तो शायद हिंदूवाद भारत में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन दुखद बात है कि भारत सरकार अब तक इस तरह का कोई प्रोग्राम ला नहीं पाई, यूनिवर्सिटी इनके खाते में है नहीं। जब से सरकार बनी है, मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू जब थे तब भारत में आईआईटी का स्थापना किए, आईएम का स्थापना किए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ बनी। उसके बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूनिवर्सिटीज़ की गठन होती है, आईआईटी एम्स से बनते हैं। भाई मोदी सरकार के ज़माने में दिखा दीजिए कितने आईआईटीज़ का गठन हुआ, कितने आईएम बने, कितने जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बनी। इनके पास तो इस तरह का कोई ज्ञान ही नहीं है, क्या कहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म गोल है ही नहीं है एजुकेशन का। उनको ये पता है ना कि अगर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी, आईआईटी बनेगा, तो ये तब का बुद्धिमान बनेगा। जब बुद्धिमान बनेगा तो आपके षड्यंत्र को बारीकी से बाहर निकालेगा। और ये जब तब का निकला है
तो इनके षड्यंत्र को छानबीन कर रहा है, इसीलिए यूनिवर्सिटी को ये बंद करने के फिराक में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे Thank साथ थे डॉक्टर विक्रम सर, जो कि जेएनयू के छात्र भी रह चुके हैं और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं घटित होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि शिक्षा से वंचित करने का मामला है। जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसको बंद करने का मामला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।